हाँ तो यारो, क्या हाल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 2, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज़ के बारे में। तो जिन लोगों को पे याद होगा, अगर आप इस चैप्टर 2 को पढ़ रहे हैं तो आपने चैप्टर 1 ज़रूर पढ़ा होगा, जो था अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर। तो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में तो पढ़ लिया, बट लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। तो आज के ये चैप्टर इसी बारे में होने वाला है, किंग्स, फार्मर्स, टाउन्स एंड अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज़। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, मैं शुरुआत से पहले तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि ये जितने भी मैं नोट्स तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, इन सब का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके उसे चेकआउट करना और हो सके तो डाउनलोड भी कर लेना, बिल्कुल फ्री है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट्स बिटवीन 1900 BCE टू 600 BCE फॉलोड बाय द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी कि 1900 BCE से लेकर 600 BCE तक जितनी भी डेवलपमेंट हुई थी, ये इस टाइम पीरियड, ये कौन सा टाइम पीरियड था? ये टाइम पीरियड था जब हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हो गई थी। तो चलिए पढ़ते हैं कि इस दौरान कौन कौन सी डेवलपमेंट क्या क्या हुई। फर्स्ट, ऋग्वेदा वॉज कंपोज्ड इन 1500 BCE। ऋग्वेदा की रचना कौन सी सेंचुरी में हुई? वो थी 1500 BCE में। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स एमर्ज्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स होने लगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। पेस्टोरल पॉपुलेशन स्प्रेड इन डेक्कन एंड फर्दर साउथ। पेस्टोरल पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी डेक्कन प्लेट्यूज जैसे एरियाज़ में। मेगालिथ कल्चर डेवलप्ड इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में मेगालिथ कल्चर की भी डेवलपमेंट होने लगी। एमर्जेंस ऑफ स्टेट्स, किंगडम्स एंड एम्पायर्स इन इंडिया। धीरे धीरे करके स्टेट्स बनने लगी, किंगडम्स बनने लगे और एम्पायर्स भी बनने लगे इंडिया के अंदर। तो हमने फोर्थ पॉइंट में बात करी मेगालिथ कल्चर की। तो चलिए देखते हैं कि मेगालिथ कल्चर होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट, मेगालिथ पीरियड वॉज फॉलोड बाय द स्टोन एज। मेगालिथ पीरियड जो था वो स्टोन एज से ही फॉलो होता आ रहा था। मेगालिथ मीन्स बिग स्टोन। मेगालिथ का मतलब होता है बड़ा पत्थर। मेगालिथ कल्चर ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया। मेगालिथ कल्चर जो ओरिजिनेट हुआ था वो हुआ था अपना साउथ इंडिया में, जो केरला, कर्नाटका, कर्नाटक जो भी साइड होती हैं, यहाँ पर ये अपना मेगालिथ कल्चर ओरिजिनेट हुआ था। मेगालिथ कल्चर रिलेटेड टू द न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड। मेगालिथ कल्चर जो था वो एक तरीका था कि नए तरीके से किसी मरे हुए की बॉडी को दफनाने का। मेगालिथ ग्रेव वर एनसर्कल्ड विद द बिग पीसेस ऑफ स्टोन। मेगालिथ ग्रेव्स जो होती थी, उनको एक दफनाने के बाद में उनको चारों तरफ से फोर्टिफाई करा जाता था। किन से? बड़े पत्थरों से। मेगालिथ कंटेन स्केलेटन, पोट्री एंड आयरन ऑब्जेक्ट। मेगालिथ के अंदर कौन कौन आते थे? स्केलेटन, पोट्री एंड आयरन ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें मेगालिथ कल्चर के अंदर आती थी। मेगालिथ कल्चर बिलोंग्स टू आयरन एज। मेगालिथ कल्चर को, जैसे हम जानते हैं कि हड़प्पन कल्चर जो था वो ब्रोंज एज के टाइम पे था, एंड मेगालिथ कल्चर जो था उसको हम आयरन एज के टाइम पीरियड का बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स याद कर लेने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेगालिथ कल्चर के ऊपर हमेशा बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई 6th सेंचुरी BCE टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री BCE। यानी कि जो 6th सेंचुरी BCE था वो इंडियन हिस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट कैसे था? तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, राइज ऑफ सिटीज़ इन गंगेटिक रीजन ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 6th सेंचुरी। धीरे धीरे करके गंगा प्लेन्स में हमारी नई सिटीज़ एमर्ज होने लगी, नई सिटीज़ बनने लगी। कौन सी सेंचुरी में? 6th सेंचुरी में। इट वॉज सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया आफ्टर हड़प्पन सिटी। ये सेकेंड अर्बनाइजेशन थी आफ्टर हड़प्पन सिटीज़। राइज ऑफ द अर्ली स्टेट महाजनपदास इन इंडिया इन 6th सेंचुरी BCE। धीरे धीरे करके नई स्टेट्स आने लगी, सब कुछ नया होने लगा। न्यू सिस्टम ऑफ थॉट्स लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एमर्ज्ड इन 6th सेंचुरी BCE। वाइड यूज़ ऑफ आयरन स्टार्टेड। धीरे धीरे करके आयरन का भी यूज़ लोग करने लगे। कॉइनेज सिस्टम एंड ट्रेड डेवलपमेंट, यानी कि धीरे धीरे कॉइनेज एंड ट्रेड ऑल्सो डेवलप्ड इन दिस रीजन। ओके, सो बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है द अर्लीस्ट स्टेट्स इन इंडिया। द अर्लीस्ट स्टेट्स इन इंडिया, जना टू जनपदा, जना से जनपदा, जनपदा से महाजनपद, महाजनपद से किंगडम, किंगडम टू एम्पायर। ये सारे अपने नाम हैं जैसे आज की डेट में होते हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स, कंट्री। तो ये उस टाइम के हैं, जना, जनपद, जनपदा, महाजनपद, महाजनपद, किंगडम्स। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। मीनिंग क्या है इनके? जना का मतलब क्या होता है? जना का मतलब है जन यानी कि पीपल, क्लैन, ट्राइब। जनपद, लैंड वेयर जन सेटल्ड, यानी कि जहाँ पर जन लोग रहते थे उनको जनपद बोला जाता था। महाजनपदा क्या होते हैं? लार्ज जनपद, जो जनपद बहुत बड़े होते हैं साइज में, उनको महाजनपद बोला जाता था। फीचर्स ऑफ महाजनपद क्या है? महाजनपदास वर अर्ली स्टेट्स और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। महाजनपद को अर्ली स्टेट्स और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बोलते थे उस टाइम पे इंडिया के।
सम महाजनपद वर रूल्ड बाय राजाज और किंग, कुछ महाजनपद को किंग्स और राजाओं द्वारा रूल करा जाता था। सम महाजनपद वर ओलिगार्फीज एंड रिपब्लिक, कुछ महाजनपद ओलिगार्चीज थे और रिपब्लिक्स थे। रिपब्लिक्स यानी कि उनमें सेल्फ गवर्नमेंट थी, और ओलिगार्की भी यही मतलब होता है। ईच महाजनपद हैड कैपिटल सिटी, हर महाजनपद की एक कैपिटल सिटी होती ही थी। महाजनपद हैड स्टैंडिंग आर्मी, महाजनपद की खुद की एक स्टैंडिंग आर्मी भी होती थी। महाजनपद हैड ब्यूरोक्रेसी, महाजनपद के अंदर खुद की ब्यूरोक्रेसी भी होती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सोर्सेज रेफर्स 16 महाजनपद। तो ऐसे कौन से 3 सोर्सेज हैं जिनमें हमें 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है? पहला, अंगुत्रा निकाया जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, भगवत सूत्र जो कि एक जैन टेक्स्ट है, वाक्य प्रजापति जो कि एक जैन टेक्स्ट है। तो इन तीनों का नाम याद रख लेना और आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपद, ये हम अब इन महाजनपदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला अंग, जिसकी कैपिटल थी, पहला महाजनपद अंग था, उसकी जिसकी कैपिटल सिटी चंपा मानी जाती है। अभी इसकी मॉडर्न लोकेशन जो है वो बिहार वेस्ट बंगाल है। दूसरा मगधा, राजगढ़ इसकी कैपिटल थी, और जो इसकी मॉडल लोकेशन है वो गया पटना है। वाजी जिसकी कैपिटल थी वैशाली, जिसकी मॉडल लोकेशन है नर्दन बिहार। महाजनपद था मला, जिसकी कैपिटल थी कूसानारी, मॉडर्न लोकेशन है इसकी दियोरिया उत्तर प्रदेश। 5वीं है काशी, जिसकी कैपिटल थी काशी खुद, और इसकी मॉडल लोकेशन है वाराणसी उत्तर प्रदेश। 6th महाजनपद था कोसाला, जिसकी कैपिटल थी सरस्वती, मॉडर्न लोकेशन थी अवध उत्तर प्रदेश। तो ये मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं बुक में, आपको ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में एकदम लाइन टू लाइन मिलती है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ऐसे एग्जांपल्स छांट के लिख दिए। हो सकता है एग्ज़ाम में इनके रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाए कि इनको आप समराइज़ करके आप हमें उनको एग्जाम्पल दें, तो फिर आप हो सके तो उन्हें बता देना, इनमें से कोई भी एक या 2 चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। धर्मसूत्र। धर्मसूत्र क्या होते थे? धर्मसूत्र आर रूलर्स एंड नॉर्म्स फॉर ऑल सोशल सेक्शन इंक्लूडिंग किंग्स, रिटन बाय ब्राह्मण्स फ्रॉम 6th century BCE। धर्मसूत्र आर रूल्स, धर्मसूत्र जो होते थे वो रूल्स होते थे और नॉर्म्स होते थे जो कि हर सेक्शन के लिए लिखे जाते थे, किंग्स के लिए तक भी। किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा। इन 6th century BCE धर्मसूत्रों में सब लिखा रहता था कि किसको क्या करना है, कैसे करना है, किससे भगवान नाराज़ होंगे, किससे नहीं होंगे। तो ये सब धर्मसूत्र कहलाते थे। और ये कौन लिखता था? ये ब्राह्मण लिखते थे। कौन सी सेंचुरी में? 6th century BCE में। किंगडम ऑफ मगधा। मगध किंगडम क्या होता है? किंगडम ऑफ मगधा स्टैब्लिश्ड बाय 600 BCE। जो मगधा किंगडम है वो स्टैब्लिश हुआ था 600 BCE में। ईच महाजनपद स्ट्रगल्ड फॉर सुप्रीमेसी फ्रॉम 6th century BCE। हर महाजनपद ने स्ट्रगल किया था कौन सी? 6th century BCE से सुप्रीमेसी के लिए। मगधा बिकेम विक्टोरियस। मगधा हाईएस्ट अथॉरिटी वाला था क्योंकि मगधा के पास हाईएस्ट बैटल ऑफ पावर थी। 2 of India's greatest empire, the Mauryan Empire, the Gupta Empire originated in मगधा। जो अपनी इंडिया के जो सबसे बड़े 2 एम्पायर्स माने जाते थे, मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर, ये अपने मगधा में ही ओरिजिनेट हुए थे। फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा जो थी, वैसे से मगधा नहीं से मगध बोलते हैं। फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध जो थी वो थी राजगिरी, जो कि नाउ इन बिहार में है। लेटर कैपिटल ऑफ मगधा जो कि बाद में कैपिटल बनी वो थी पाटलिपुत्र, जो कि अभी मॉडर्न पटना बिहार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। राइज एंड सक्सेसेस ऑफ मगधा, यानी कि ऐसी क्या राइज हुआ, क्या सक्सेस हुई मगधा की, ऐसी कॉजेज़ क्या थे ऐसी ग्रेट सक्सेस के। फर्स्ट, मगधा वॉज अ फर्टाइल रीजन। मगधा जो था एक बहुत फर्टाइल रीजन था, तो खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता था वो। अवेलेबिलिटी तो ऑब्वियसली वहाँ की GDP ऑब्वियसली हाई रही होगी उस टाइम। सेकेंड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन डिपॉजिट्स। जो वहाँ पर आयरन की खदानें जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती थी। अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा थे जो कि आर्मी में यूज़ होते थे। प्रेजेंस ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। जो प्रेजेंस होती थी रिवर गंगा की और उनकी ट्रिब्यूटरीज़ की, वो काफ़ी मतलब मायने रखती थी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में उस टाइम, तो फिर वो वहाँ पर थी मगध में। फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ कैपिटल्स। राजगीर फोर्टिफाइड एंड लोकेटेड इन द हिल्स। पाटलिपुत्र कमांडिंग रूट्स एंड ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा। तो ऐसी लोकेशंस बड़ी अच्छी थी वहाँ पर जो कि पूरे हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ को एक राह दिखा देती थी। राजगीर जो था वो पूरा फोर्टिफाइड था हिल्स के द्वारा, तो उस पर कोई अटैक नहीं कर पाता था जल्दी से। पाटलिपुत्र जो था वो गंगा को
कमांडिंग रूट्स की तरह काम करता था ट्रेड और उसके लिए। पावरफुल एंड एम्बिशियस रूलर लाइक बिंबिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मनंदा। तो उसमें बहुत सारे पावरफुल रूलर्स भी थे जैसे बिंबिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मनंदा। इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मगधा। फर्स्ट बिंबिसारा जो कि 544 से लेके 493 BC तक थे। दूसरा अजातशत्रु जो कि 493 से 461 BC तक थे। थर्ड है महापद्मनंदा जो कि नंदा डायनेस्टी के थे 345 से 321 BC तक। फोर्थ आ जाते हैं नंदा डायनेस्टी ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। नंदा डायनेस्टी को किसने ओवरथ्रो कर दिया था? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो जहाँ से कौन से एम्पायर की स्टार्ट हुई थी, यहाँ से कौन से एम्पायर का रूल स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था मौर्यन एम्पायर का। तो ये याद रखना, मौर्यन एम्पायर के फर्स्ट रूलर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका नाम तो हर किसी ने सुना ही है वैसे। Alexander invaded India in 326 BC, did not attack Magda due to his strong army. Alexander जिसके बारे में हम इतना पढ़ते हैं, सिकंदर भी जिन्हें बोला जाता है, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड पे राज करने की सोची थी और बहुत हद तक सफल भी हुए थे, उन्होंने मगधा पे अटैक नहीं किया था 326 BC में, जस्ट बिकॉज ऑफ मगध की आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। चलिए पढ़ते हैं द मौर्यन एम्पायर के बारे में। मौर्यन एम्पायर जो कि 321 BC से लेकर 187 BC तक रहा था, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन 321 BCE। जो मौर्यन एम्पायर था वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एस्टैब्लिश हुआ था 321 BCE में। पाटलिपुत्र वॉज मौर्यन कैपिटल, द फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया। पाटलिपुत्र जो था वो मौर्यन कैपिटल था, और जो फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया था वो उसको भी हम मौर्यन एम्पायर ही बोलते हैं, यानी कि मौर्यन एम्पायर फर्स्ट एम्पायर था इंडिया का। फर्स्ट थ्री मौर्यन एम्पायर्स, फर्स्ट थ्री मौर्यन एम्पायर जो कि पहले 3 मौर्यन एम्पायर्स थे वो कौन कौन थे? पहले थे अपने चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे थे अपने बिंदुसारा, तो तीसरे थे अपने अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 321 से लेकर 298 BCE तक। बिंदुसारा का स्टार्ट होता है 298 से 272 BCE तक। अशोका का स्टार्ट होता है 272 से 232 BCE तक। सोर्सेज फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जो कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताते हैं? पहला, इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज, इंडिका जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। फिर दूसरा, अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। थर्ड, मुद्राक्षा जो कि विशाखा दत्ता द्वारा लिखी गई है। बुद्धिस्ट, जैन एंड पुरानिक लिटरेचर्स, जो कि बुद्धिस्ट, जैन और पुरानिक लिटरेचर्स जितने भी हैं वो भी हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज लाइक इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स एंड कॉइन्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं जैसे कि इंस्क्रिप्शंस हो गए, स्कल्पचर्स हो गए और कॉइन्स हो गए पुराने, ये सब भी हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। फीचर्स ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन, अब अशोकन इंस्क्रिप्शन भी एक इंस्क्रिप्शन थी, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल ऑन द स्टोन रॉक। तो अशोका पहले रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस और कुछ अपने सब्जेक्ट्स जो थे कुछ ऑफिशियल्स के लिए वो कहाँ पर लिखे थे? बड़े बड़े पत्थरों पे। अशोका यूज्ड इंस्क्रिप्शंस टू प्रोपागेट धम्मा। अशोका जो थे वो यूज़ करते थे इंस्क्रिप्शन का धम्मा को प्रोपागेट करने के लिए। अशोका इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज करियर, पॉलिसीज़ एंड एक्सटेंट टू ऑफ द एम्पायर। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थी वो प्रोवाइड करती थी इंफॉर्मेशन किसके लिए? अबाउट हिज करियर, पॉलिसीज़ एंड एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर। द लैंग्वेज ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन इज़ प्राकृत। जो अशोका यूज़ करते थे अपनी लैंग्वेज इंस्क्रिप्शन में लैंग्वेज वो थी प्राकृत। लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शन इन द नॉर्थ वेस्ट वॉज अरमाइक एंड ग्रीक। लैंग्वेज जो थी नॉर्थ वेस्ट में वो थी कौन सी? अरामाइक एंड ग्रीक। स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन कॉमनली यूज्ड एज ब्राह्मी। जो स्क्रिप्ट होती थी अशोकन इंस्क्रिप्शन की वो कॉमनली कौन सी थी यूज़ होती थी? वो होती थी ब्राह्मी में। स्क्रिप्ट यूज्ड इन नॉर्थ वेस्ट वॉज खरोश्ती नाम की जो लैंग्वेज थी वो यूज होती थी कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट में इंस्क्रिप्शन के ऊपर। स्क्रिप्ट यूज्ड इन अफगानिस्तान जो थी वो थी अरमाइक और ग्रीक। अफगानिस्तान एरिया में उन्होंने अरमाइक और ग्रीक का यूज़ किया था। आगे बढ़ते हैं, अशोका के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, जो कि इतने बड़े मॉडर्न एम्पायर थे तो इनके बारे में पढ़ना भी बनता है। अशोका जो कि 273 से लेकर 232 BCE तक थे, उनके बारे में फर्स्ट पॉइंट आता था द ग्रेटेस्ट मॉडर्न एम्पायर। इनके बारे में इनको टाइटल दे दिया गया था द ग्रेटेस्ट मॉडर्न एम्पायर। तो सोच के देखिए कितने पावरफुल रहे होंगे। ही कॉन्कर्ड कलिंगा जो कि उड़ीसा है आज की डेट में, इन 261 BCE। उन्होंने कलिंगा पे कब्जा कर लिया था। कौन से ईयर में? 261 BCE में।
द कलिंगा वॉर कॉस्ट अशोका ग्रेट सॉरो। द कलिंगा वॉर के बाद में अगर आपने थोड़ी सी भी इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी हो तो आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने लास्ट में जाके जैन धर्म अपना लिया था एक कलिंगा वॉर पे, कलिंगा वॉर की सैडनेस को लेके। तो ये उसी के बारे में लिखा है, द कलिंगा वॉर कॉस्ट अशोका ग्रेट सॉरो। अशोका को कलिंगा वॉर के बाद में बहुत बड़ा एक झटका सा पहुंचा था कि उन्होंने क्या कर दिया, इतनी ज़्यादा वायलेंस कर दिया ये वो। तो उन्होंने बहुत दुख मनाया था इस चीज़ का। अशोका अबेंडन द पॉलिसी ऑफ कनकेस्ट, उन्होंने जो पॉलिसी थी कनकेस्ट करने की, जो लोगों पे राज करने की, वो सब बंद कर दिया। ही अडॉप्टेड मेजर्स ऑफ पीस, उन्होंने पीस को अपनाया। भैरी घोषा रिप्लेस्ड बाय धर्म घोषा, जो भैरी घोषा था जो कि मतलब अटैक के लिए जाना जाता था, उनका एक स्लोगन, उनको धर्म घोषा में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ही बिकेम द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म, उन्होंने बुद्धिज़्म, अच्छा जैनिज़्म नहीं, उन्होंने बुद्धिज़्म फॉलो किया था। हाँ आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ से गलती कर दी थोड़ी सी, लेकिन आप लोग याद रखना जैनिज़्म नहीं, उन्होंने बुद्धिज़्म फॉलो किया था। अब धम्मा पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने ऊपर एक पॉइंट था इसके रिलेटेड, मैंने उसको ढंग से डिस्क्राइब नहीं किया जस्ट बिकॉज मुझे पता था यहाँ नीचे भी एक ऑप्शन है, तो हम जाके इसके बारे में पढ़ते हैं। धम्मा पॉलिसी क्या है? धम्मा इज़ अ प्राकृत वर्ड मीन्स धर्म इन संस्कृत। धम्मा का मतलब एक धम्मा एक प्राकृत वर्ड है जिसका मतलब होता है धर्म इन संस्कृत। धम्मा पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड बाय एम्परर अशोका। धम्मा पॉलिसी जो थी वो अडॉप्टेड की गई थी किसके द्वारा? एम्परर अशोका के द्वारा। धम्मा वॉज मॉरल एंड एथिकल कोड। धम्मा का मतलब होता है, धम्मा एक मॉरल और एथिकल कोड है। धम्मा वॉज नॉट रिलीजियस प्रैक्टिस, धम्मा कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। धम्मा वॉज बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट प्रिंसिपल, धम्मा को बुद्धिस्ट प्रिंसिपल के द्वारा बेस्ड है ये। धम्मा पॉलिसी इनिशिएटेड टू एलिमिनेट सोशल एंड रिलीजियस टेंशन। धम्मा पॉलिसी का मेन मोटिव ये है कि वो एलिमिनेट कर दे सोशल और रिलीजियस टेंशन को। अशोका एनग्रेव्ड हिज व्यूज़ ऑन धम्मा इन रॉक एडिक्ट्स। अशोका ने अपने व्यूज़ जो थे धम्मा के रिलेटेड वो पत्थरों पे गाड़ दिए थे, यानी इंस्क्राइब कर दिए थे। रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस टू पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर। धम्मा हमें सिखाता है कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण, एसेटिक्स एंड पुअर। हमें ब्राह्मण और पुअर लोगों के ऊपर और जो लाचार लोग हैं उनके ऊपर थोड़ा जनरस रहना चाहिए। ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, हमें सर्वेंट्स और स्लेव्स को बहुत काइंडली ट्रीट करना चाहिए। मेंटेनिंग रिलीजियस टॉलरेंस, हमें हर रिलीजन के प्रति टॉलरेंस रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है या इनका रिलीजन बहुत लो है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिसिंग अहिंसा, अहिंसा का पालन करना चाहिए, कभी कोई वॉयलेंस नहीं करना चाहिए। फॉलोइंग ट्रुथलेसनेस, मॉरलिटी एंड प्योरिटी, हमें ट्रुथफुलनेस का फॉलो करना चाहिए, मॉरलिटी फॉलो करनी चाहिए एंड प्योरिटी फॉलो करनी चाहिए। तो ये सब हमें कौन कहता है? ये सब हमें धम्मा सिखाता है। तो अशोका ने भी धम्मा पॉलिसी का फॉलो किया था। दूसरे पॉइंट पे आते हैं यहाँ पर, वो है धर्म महामंत्रास। धर्म महामंत्रास वर स्पेशल ऑफर्स टू स्प्रेड मैसेजेस ऑन धर्मा अपॉइंटेड बाय Ashoka. धर्म महामंत्रास वॉज स्पेशल ऑफर्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धर्म अपॉइंटेड बाय अशोका। धर्म महामंत्रास जो थे वो स्पेशल ऑफिसर्स थे जो कि अशोका के धर्म से रिलेटेड जितने मैसेजेस थे आफ्टर दिस कलिंगम वॉर वो स्प्रेड करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन मौर्यन एम्पायर। पहला 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन मौर्यन एम्पायर। पहला पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, तक्षशिला द प्रोविंशियल कैपिटल, उज्जैनी द प्रोविंशियल कैपिटल, तोसाली द प्रोविंशियल कैपिटल, सौरवनगरी द प्रोविंशियल कैपिटल। तो ये 5 अपने मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे किसके? मौर्यन एम्पायर के। पहले फोर्ट पाटलिपुत्र जिनको हम कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर बोलते थे, तक्षशिला जो कि प्रोविंशियल कैपिटल थी, उज्जैनी भी एक प्रोविंशियल कैपिटल थी, तोशाली जो कि खुद एक प्रोविंशियल कैपिटल थी, और सर्वनगरी जो थी वो भी एक प्रोविंशियल कैपिटल थी। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द वास्टनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ द एम्पायर। जो यूनिफॉर्म सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है आज के दिन। ओके सॉरी, ये तो कोरोना बहुत हो रहा है यार आज की डेट में। सब लोग अपने घर पे रहो, ध्यान रखो अपना, बाहर मत जाओ ज़्यादा। ये नहीं थोड़े दिन की बात है, ख़त्म हो जाएगा सब, तब बाहर चले जाएंगे घूमने फिर जाना आराम से। थोड़े दिन घर पे रहो, मैं भी कोई बाहर नहीं जा रहा, पता नहीं कैसे खांसी सी हो गई थोड़ी। कोई नहीं।
Second point, administrative control was the strongest in areas around the capital and the provincial centers. Administrative control जो था वो strongest था in the areas around capital. जो capital था और capital के आसपास जितना भी एरिया था वहाँ पर administrative control सबसे ज़्यादा था. जितने भी कागजाई कार्रवाई होती थी वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती थी, कैपिटल में और उसके आसपास वाले एरियाज़ में. तक्षशिला और उज्जैनी में सिचुएटेड ऑन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स. तक्षशिला और उज्जैनी को सिचुएट किया गया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्गेस्ट ट्रेड रूट्स के ऊपर, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो पाए. Swarnagari, literally the Golden Mountain, was important for trapping gold mines of Karnataka. जो स्वर्ण बोलते हैं इसे, गोल्ड को हम क्या बोलते हैं, स्वर्ण, संस्कृत वर्ड है ये. स्वर्ण नगरी, लिटरली द गोल्डन माउंटेन. स्वर्ण नगरी का मतलब होता है गोल्डन माउंटेन. नाम से ही पता चल रहा है कि गोल्ड है इसके अंदर. was important for trapping the gold mines of कर्नाटका. जो स्वर्ण नगरी थी वो इम्पोर्टेंट इसलिए थी गोल्ड माइंस को रोकने के लिए. कहाँ की, कर्नाटका के लिए. कम्युनिकेशन अलॉन्ग बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट्स वॉज एग्जिस्टेड. कम्युनिकेशन जो था लैंड और रिवराइन रूट्स का वो दोनों थे यहाँ पर. जर्नीज फ्रॉम सेंटर्स टू प्रोविंस कुड हैव बीन टेकन वीक्स. जो जर्नीज होती थी सेंटर से लेके प्रोविंस तक वो हफ्ते ले लेती थी. अशोका ऑल्सो ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपोगेटिंग धम्मा. Special officers known as Dhamma Mahamatra Megasthenes wrote about officers of state performed various duties including collecting taxes. The Arthashastra lays down minute details of administrative and military organization including how to capture elephant. जो अर्थशास्त्र थे उन्होंने एक मैं डिटेल्स में एक एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स भी बनाए थे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे रोकना है, और यहाँ तक कि उनमें यह भी लिखा था कि एलिफेंट्स तक को कैसे कैप्चर करना है. तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं. बाकी का मैं चैप्टर आपकी अगली वीडियो में पार्ट 2 में कवर अप करता हूँ. तो आज की वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं गाइस. तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अभी तक नहीं आया तो यार वीडियो बार बार रोक के पढ़ो, और जितने भी नोट्स हैं मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना. और यार जितना हो सके तो शेयर करो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ. किसी की हेल्प होगी, अपने दोस्तों की हेल्प करना सबको आना चाहिए. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और हो सके तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी कर देना यार. चलो बाय.